मोदी जी के लेक्स फ्रीडमैन वाले पॉडकास्ट पे जाने के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जनरल एक ये अंडरस्टैंडिंग दी कि जनरली एक नेता का जो इंटरव्यू होता है उसमें से कोई कॉन्क्रीट बात जनरली निकल के नहीं आती, जिसमें कि डिफरेंट एग्जाम्पल थे। उसमें मुझे एक चीज़ कमी रह गई और मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ इससे पहले कि कोई और पॉइंट आउट करे। अभी तक मुझे कमेंट वगैरह में तो इस तरीके कुछ देखने को नहीं मिला, जिसमें वो बात करते हैं आरएसएस के बारे में और वो आरएसएस के बारे में अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करते हैं। और वो मैं मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि अगेन मैं स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता। ये शायद एक मैसेज है कि मुझे कुछ पॉइंटर्स वगैरह लिख लेने चाहिए शुरू में। मैं जस्ट मुझे जिस टॉपिक के बारे में बात करनी होती है, अगर मैं रिएक्शन नहीं दे रहा, अगर मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं जो भी मतलब मेरे माइंड के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है मैं उस हिसाब से बोल देता हूँ। तो ये चीज़ मुझसे छूट गई थी। ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट और एक कॉन्क्रीट चीज़ लगी थी जो इस इंटरव्यू से आया, जिसमें कि उन्होंने आरएसएस के बारे में अपने कुछ विचार क्लैरिफाई किए। मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी दिन पहले कि क्यों राइट विंग होना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप कोई, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ इधर उधर, मैंने कहीं और भी जगह देखा कि बंदे ना एक्सक्यूज करते हैं कि तुम तो राइट विंग हो, तुम तो राइट विंग हो। तो है, क्या प्रॉब्लम है राइट विंग होने में? क्या वो क्राइम है? क्या वो स्पेक्ट्रम में नहीं आता? पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आता? एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर ही आता है ना। जब जब वो सारी चीज़ों में से कुछ भी आप हो सकते हो, तो अपनी समझ से अपना लॉजिक लगा के जो आपको ओवरऑल समझ आया है, आपको लग रहा है कि वो पोजीशन बेटर है, राइट विंग की पोजीशन बेटर है करंट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कोई और सब्जेक्ट पे शायद बंदा लेफ्ट विंग हो या फिर लिबर्टेरियन हो। तो राइट विंग होने में कोई, राइट विंग होना इनहेरेंटली कोई बुरी चीज़ नहीं होती। ये मैंने क्लैरिफाई किया था। उसी तरीके से मेरी एक और पोजीशन है। जनरली कहते हैं तुम तो आरएसएस के हो, तुम तो क्या कहते हैं, संघी हो। संघी क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम है, तो संघी वगैरह को ना एक तरीके से डेरोगेटरी टर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। क्या बुराई है आरएसएस में होने में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर आप इसे ट्रांसलेट करो, नेशनल स्वयंसेवक क्या होता है? वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। कोई रिलीजियस कॉनोटेशन तो है नहीं इसके अंदर। अब उसके अंदर एक ओरिजिनल सनातन धर्म की या हिंदुइज्म की एक चीज़ें ली गई हैं, एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, या फिर एक फ्रेमवर्क या माइंडसेट यूज़ होता है नेशनलिज्म को डिफाइन करने के लिए अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुइज्म या सनातन धर्म। तो यार इस कंट्री का, इस लैंड का जो ओरिजिनल धर्म है वो सनातन धर्म ही है। ठीक है, ठीक है। नेहरू जी ने सेक्युलर कंट्री बनाई, नेहरू जी और उनकी जो ओवरऑल पूरी क्लीक थी उन्होंने मिलकर एक सेक्युलर कंट्री बनाई और कंट्री है सेक्युलर। हालांकि सुनने में ये आता है कि इंदिरा गांधी ने वो जो वर्ड सेक्युलर है वो बाद में ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। बट चलो उन्होंने बना भी दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पर्सनली लाइक करूँगा कि होनी चाहिए हमारी कंट्री एक ऑन द बेसिस ऑफ हिंदुइज्म बेस्ड कंट्री, और जिसमें उसका ये मतलब नहीं है कि कोई और, अगर कोई जो हिंदुइज्म नहीं फॉलो करता वो कोई सेकंड क्लास सिटीजन है। वो उतना ही रिस्पेक्टफुल है जितना कि कोई भी हिंदू हो सकता है। सब लोगों के एग्जैक्टली सेम राइट है। जस्ट बिकॉज पाकिस्तान की तरह नहीं कि आप अगर मुस्लिम नहीं हो तो आप सर्टेन पोजीशंस, आर्मी चीफ नहीं बन सकते, कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इस तरीके के हमें रूल नहीं चाहिए। वैसे तो मेन बात तो आर्मी चीफ ही बनना होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कौन पूछता है उधर। तो वैसा देश नहीं। लेकिन क्योंकि हिंदुइज्म अपने आप में ही हर प्राणी को, नॉट इवन हर इंसान को, हर प्राणी को उसी सेम मूल तत्व जो कि परमात्मा है उसका ही जो वो मूल तत्व है उसी का हिस्सा मानता है। तो ये नेचुरली ही एक कंसीडर करने वाला रिलीजन है जो कि हर जीव को कंसीडर करता है इक्वल श्रेणी में। और क्योंकि ये यहाँ का नेचुरल थॉट प्रोसेस है, नेचुरल ऑर्डर है इस लैंड का, तो कोई दिक्कत नहीं है एक हिंदू कंट्री में होने में। सेक्युलर भी है तो भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा उससे परेशानी नहीं है। मैं दोनों ही हालतों में राज़ी हूँ। अगेन आरएसएस जो कि शायद दुनिया की सब वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में एक होगी, जो कि देश के लिए बहुत कुछ करती है। देश का वो हिस्सा लोगों का जिनके पास साधन इनफ नहीं है अपना ख्याल रखने के लिए, उनकी मुसीबतों में उनके काम आती है, जिसका कि कोई चर्चा भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नहीं नहीं अपने आप को शो ऑफ करते। उनका इस तरीके का सिस्टम है, लो की काम करते हैं। तो उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है मुझे लगता है वो नहीं मिलती, और इनफैक्ट मतलब संघी वगैरह कह के पुकारा जाता है, जबकि
कोई मुझे आपत्तिजनक बयान या किसी को डेरोगेटरी टर्म में किसी सर्टेन कम्युनिटी को या किसी भी व्यक्ति को बुलाया हो किसी आरएसएस लीडर ने किसी पब्लिक फोरम पे, ऐसा मुझे पर्सनली आई हैव नेवर केम अक्रॉस टू समथिंग लाइक दैट। वो हाँ, वो हमारी संस्कृति के चढ़ाई के बारे में बात करते हैं, हमारी संस्कृति की के ग्रैंडर के बारे में बात करते हैं, जो कि करनी चाहिए, जो कि हम पूरी तरीके से अग्री करते हैं उस चीज़ के साथ, जो कि है। हर जगह के लोग जिस संस्कृति से आते हैं उनका उस ही संस्कृति के साथ जुड़ाव होता है। किसी और संस्कृति से उनका एक एकेडमिक रूप से रिलेशन बन जाए वो एक अलग बात है। जैसे कि कोई अमेरिकन व्यक्ति अगर इजिप्टोफाइल बन जाता है, कि जो इजिप्टोलॉजिस्ट बन जाता है, इजिप्टोफाइल बन जाता है, मतलब इजिप्ट की टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, इजिप्ट के कल्चर को बहुत प्यार करता है, फेरोज के हिस्ट्री और पिरामिड्स को, ये प्रॉपर एक फील्ड्स हैं। लोग इजिप्टोफाइल हैं, लोग इजिप्टोलॉजिस्ट होते हैं। ऐसी तरीके से इंडोलॉजिस्ट होते हैं, सीनोलॉजिस्ट होते हैं, जो चाइना के कल्चर में महारत रखते हैं या इंडिया के कल्चर में महारत रखते हैं। वो कोई ब्रिटिश बंदा हो, कोई स्विस, जर्मन, इटालियन हो, कोई अमेरिकन हो, वो उसका एक क्या कहेंगे प्रोफेशनल अक्वायर्ड पैशन है। पर अगर इटालियन है तो उसका जो नेचुरल बॉर्न एफिनिटी होगी उसकी, वो इटालियन कल्चर के साथ होगी। तो इसीलिए जो इंडिया में बॉर्न हुआ है, नेचुरली उसकी एफिनिटी तो हिंदुइज्म या उससे रिलेटेड जो कल्चर है और जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं और जो उसका फ्रेमवर्क है, सोचने का तरीका है, उसके साथ एफिनिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं पर्सनली नहीं हूँ वेजिटेरियन, लेकिन वेजिटेरियनिज्म के प्रति एक मेरे अंदर एक नेचुरल रिस्पेक्ट है, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो मुझे एक ऐसा आइडियल लगता है जिसकी तरफ मुझे एस्पायर करना चाहिए इफ़ आई कैन। तो जबकि अगर आप वेस्ट में जाके वेजिटेरियनिज्म के बारे में बात करोगे तो वो उसे बड़ी ऐसी निगाह से देखते हैं, या इवन लाइक इस्लामिक वर्ल्ड में भी जाके अगर आप वेजिटेरियनिज्म की बात करोगे तो वो उसे ऐसे देखते हैं, यार ये तो घास फूस खाने वाले हैं। या फॉर एग्जांपल वेस्ट में उसे देखेंगे कि यार ये तो लिबरांडू कुछ टाइप की जो उनकी टर्म्स हैं, वोक लिबरल है, वो क्या ही बंदा, वो ऐसे सोचेंगे। हम उसे देखते हैं जीव की को किसी तरीके की तकलीफ ना देने में। तो हमारा एक सर्टेन लाइन ऑफ थॉट है जो कि हमारा कल्चरल फ्रेमवर्क में फिट बैठता है। हमारी नेचुरल बॉर्न एफिनिटी उसी चीज़ के साथ होगी जो कि आरएसएस प्रोपेगेट करता है। इसलिए आरएसएस की फुल 100% सपोर्ट होनी चाहिए। अब जिन लोगों के दिमाग में लेफ्ट के कीड़े भरे हुए हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में घंटे का लॉजिक नहीं लगाया और पढ़ा नहीं है 4 किताबों को, वो तो एक खासी हवा में खोए हुए हैं। उन्होंने लेनिन को पढ़ लिया और उनको लग रहा है कि बस इसके अलावा तो दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, या मार्क्स को पढ़ लिया, या किसी इस तरीके के चूतिए डेरेडा वगैरह को पढ़ लिया होगा। तो उनको लग रहा है कि भाई ये तो सब ऑपरेशन हो रहा है, जो भी मेजोरिटी होती है वो ऑपरेस ही करती है, जो भी माइनॉरिटी होती है, चाहे उसने जो ऐसी की तैसी करवाई हो अपने पास्ट में, चाहे किसी भी जगह पे हो, ठीक है, उनको वही लगता है कि नहीं, इनका ही साथ देना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं किसी भी स्पेसिफिक जगह की बात या स्पेसिफिक पीपल ग्रुप की बात नहीं कर रहा। मैं लेफ्ट विंग वोक आइडियोलॉजी सोचती कैसे है, पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी सोचती कैसे है, मैं वो डिफाइन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उनका एक सर्टेन वर्ल्ड व्यू है, एक प्रिज्म है, उसी के थ्रू वो देखते हैं, वो हर चीज़ को उसी प्रिज्म से फिल्टर करके देखते हैं, जो कि एक नंबर की चूतिया आइडियोलॉजी है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है, जो आपको वेस्ट में दिख रहा है आज के टाइम पे होते हुए। इलॉन मस्क जैसा बंदा, जो कि अगर किसी से आपने पहले नहीं सुना तो आज मैं आपको बोल देता हूँ, हिस्ट्री में आज तक किसी भी इंसान ने मैक्सिमम जो अचीव किया होगा, जो भी इंसान ह्यूमन बीइंग बॉर्न हुआ है इस प्लेनेट के ऊपर, जिस इंसान ने मैक्सिमम आज तक जो अचीव किया होगा ना, एडिसन को ले आओ, जिस मर्जी, न्यूटन फ्यूटन जिस मर्जी को ले आओ, इलॉन मस्क नंबर 1 पे आएगा, नंबर 1 पे आएगा। उस बंदे ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज इजाद कर दी है। एडिसन ने बल्ब बनाया था ना, लाइट के सोर्सेस तो उससे पहले भी थे, मोमबत्ती, दिया, ये वो लालटेन, पता नहीं क्या कुछ था, बल्ब एडिसन ने बनाया, एक फ्यूचरिस्टिक विजन दिया लाइट क्रिएट करने का। इलॉन मस्क ने ट्रैवल करने का इलेक्ट्रिक विजन दिया। उससे पहले इलेक्ट्रिक कार या फिर डीजल, ये सब की कारें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन टेस्ला से पहले कोई भी वायबल इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं था। टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती होगी, बनाते होंगे, नहीं बनाते होंगे, व्हाट्सएवर रीजन हमें नहीं पता, पर इलॉन मस्क ने बनाया। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, उसने पहली बार रॉकेटरी या फिर रॉकेट साइंस पहले भी एग्जिस्ट करती थी, उसने पहली बार इजाद किया ऐसी कंपनी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कि रीयूज हो सकते हैं रॉकेट, वर्टिकल लैंड करते हैं रॉकेट। आपने देखा होगा, अनथिंकेबल लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप की है बंदे ने।
एक चीज़ में नहीं, मल्टीपल फील्ड्स में। पेपैल जैसी कंपनी उसने बनाई, ठीक है। अब आप कह सकते हो भाई इसमें तो साइंटिस्ट का काम होगा, इसका काम होगा, उसका काम होगा, उसका क्या है? यही कॉमन फैक्टर है इन सारी चीज़ों में। तो यानी कि उसका प्रोजेनेटर जो है ना वो वही हुआ बंदा, तो क्रेडिट उसको ही जाएगा। ऐसे तो हर चीज़, पिरामिड्स भी बड़े सारे लाखों मजदूरों ने मिलकर बनाए होंगे, बट क्रेडिट तो बनाने वाले फेरो को जाता है ना, जो कि हमें पता नहीं है किसने बनाए थे फॉर सर्टेनिटी, लेकिन फेरोज को क्रेडिट दिया जाता है। तो क्रेडिट तो फेरोज को जाएगा ना, लाइक जो भी अभी भी स्टैंडर्ड वर्जन है। फेरो खुद तो ईंटें लगा नहीं रहा था वहां पे, पत्थर सेट कर नहीं रहा था। तो इस तरीके से इन सारी टेक्नोलॉजीज का, स्टारलिंक, सैटेलाइट इंटरनेट नहीं एग्जिस्ट, इनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज किसी फॉर्म में पहले चाहे एग्जिस्ट करती हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को वायबल बनाने का क्रेडिट उसको जाता है। जैसे कि एडिसन को लाइट बल्ब को वायबल क्रिएट करने का, वायबल बनाने का क्रेडिट जाता है। तो एडिसन ने जितना किया ना उसका 10 गुना तो ये बंदा ऑलरेडी अचीव कर चुका है अपनी लाइफ में। और आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि ये बंदा, इस बंदे का जो जिंदगी का ड्रीम है कि मार्स पे सेल्फ सस्टेनिंग सिविलाइजेशन खड़ी करनी है, मेरी बहुत दुआ है, बहुत प्रार्थना है भगवान से कि इस इसका वो सपना पूरा हो। एनीवे, हम एक टेंजेंट पे निकल रहे हैं। तो उस जैसे व्यक्ति को, जो कि अमेरिका को लिटरली गड्ढे में गिरने से, खाई में गिरने से घसीट के सेल्फ सेक्रीफाइस अपने बिजनेस का नुकसान करके बचा रहा है। टेस्ला की 33% वैल्यू गिर गई है पिछले एक महीने में, सोचो उसके शेयर की, जो कि $1 ट्रिलियन कंपनी हो गई थी। आई थिंक दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल है, या उस एप्पल को ही टक्कर दे रही थी। एनीवे, तो इतना सारा सेल्फ, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का सेल्फ सेक्रीफाइस करके वो बंदा अमेरिका को सेव करने की कोशिश कर रहा है एक फाइनेंशियल डेथ स्पायरल में जाने से, जो कि चला स्पायरल में तो चला गया है, बट उस मर जाने से बचा रहा है। फाइनेंशियल डेथ अमेरिका की होने से वो बंदा बचा रहा है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस बंदे को लाखों की संख्या में लोग डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं अमेरिका में। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि जनता तो चूतिया नंबर 1 है, चाहे हमारी जनता हो चाहे उनकी जनता हो। सारे नहीं, बट एक बहुत बड़ा सेक्शन सोसाइटी का महाचूतिया होता है। मतलब आप सोच नहीं सकते उससे परे चूतिया लेवल के लोग भरे हुए हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो कुछ बातें ऐसी कर रहा है जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं हो रही। तो कल तक वही बंदे जो उसके सुपर फैन थे, सिंपिंग करते थे उसके आगे कि ये टेस्ला की टेक्नोलॉजी आ गई, वो जब आता था नई कार दिखाने या नई कुछ दिखाने, तो मतलब क्या बोलेंगे, पोजेस्ड बंदों की तरह, भक्तों की तरह उसके आगे नाचते थे। आज वही बंदे उसको गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सर्टेन सेंसिटिबिलिटीज़ को उसने थोड़ा सा प्रिक कर दिया है, सच का थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया है मुझे। तो एक बहुत बड़ी ह्यूमन सोसाइटी का एक पार्ट है जो कि नहीं सच्चाई के साथ ठीक से सामना कर पाता, तालमेल बिठा पाता, उसका ब्रेन ब्रेक हो जाता है, ब्रेन के सर्किट उसका लाइक हिलने लग जाता है, अगर पूरी पूरी हार्ड ट्रूथ से सामना हो जाए। एनीवे, तो आरएसएस की भी सारी भला, ये मैं इतना इलोन मस्क का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आरएसएस की भी सारी भलाइयों के बावजूद भी भरे हुए हैं हमारे देश में ऐसे लोग जो आरएसएस को गाली देते हैं, या संघी बोलते हैं, या पता नहीं क्या कुछ, जो उसके मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं, जबकि आरएसएस का अनडिस्क्राइबेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट है भारत की ओवरऑल सेफ्टी में, तरक्की में, चलाने में, बहुत सारे लोगों के जीवन को बेटर बनाने में, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे वो से लाइक रेस्क्यू मिशन रन करने के थ्रू हो, चाहे वो लाइक डिफरेंट तरीके की क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के थ्रू। बट एनीवे, दुनिया है भाई, चलता है, ये भी होता है, देखने को मिल रहा है अभी लाइव इलॉन मस्क के साथ। मैं जो वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें मोदी जी ने कम्युनिज्म और आरएसएस का जो थॉट है उसको कंपेयर किया है, वो वीडियो देखते हैं। और जो मुझे आरएसएस के बारे में बात करनी थी वो तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही सारी की सारी बात कर दी, बहुत लंबा खिंच गया इंट्रोडक्शन। वो वीडियो देखते हैं और फिर अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात हुई तो करते हैं। और कम्युनिज्म के बारे में मेरे क्या विचार हैं वो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत फिर बात करेंगे। Historically, leftist ideologies have fueled labor movements worldwide. And what has been their slogan? Workers of the world, unite. The message was clear: unite first, and then we'll deal with everything else.
But what do the labor unions run by RSS trained volunteers believe in? They say, workers unite the world. Others say, workers of the world unite, and we say, workers unite the world. It may seem like just a small shift in words, but it represents a huge ideological transformation. The volunteers who come from the RSS follow their own interests, nature, and inclination. And in doing so, they strengthen and promote these kinds of activities. When you observe these initiatives, you'll see how, over the past 100 years, the RSS has dedicated itself with the discipline and devotion of a seeker, staying away from the glare of mainstream attention. I feel blessed to gain life's values from such a sacred organization. Through the RSS, I found a life of purpose. Then I was fortunate to spend some time among the saints, which gave me a strong spiritual foundation. I found discipline and a life of purpose. And through the guidance of saints, I gained spiritual grounding. Swami Atmastananda and others like him have held my hand throughout my journey, constantly guiding me at every step. The teachings of Ramakrishna Mission, Swami Vivekananda, and the service-driven philosophy of the RSS have played a crucial role in shaping me. But they've also helped push the idea of India. Okay, इन्होंने जो बात एक इम्पोर्टेंट की जो जिस पे मेरा माइंड क्लिक हुआ, जो कि जिस पे जो आरएसएस से रिलेटेड बात है और मैंने पहले नहीं की. आरएसएस से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको वो एक वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड करता है. वैल्यू सिस्टम हम इंसानों की लाइफ के अंदर एक्सट्रीमली वन ऑफ द शायद लाइफ की मोस्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. जनरली हम अपना वैल्यू सिस्टम इनहेरिट करते हैं अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से, उन्हें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा जिस हमारी स्कूलिंग कैसी हुई है, हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उन सारी चीज़ों से भी हम ट्रेन होते रहते हैं लाइफ में, फिर कॉलेज और वर्क प्लेस से भी. बट जो इनिशियल फैमिली से आया होता है, बचपन में जो आया होता है, वो एक ऑलमोस्ट परमानेंट लेयर बन गई होती है, जो कुछ भी बिल्ड होता है उसके बाद वो उसी के ही ऊपर होता है. आरएसएस की शायद एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग, अगेन मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगा, मैं कभी भी आरएसएस में मेंबर या कुछ भी नहीं रहा. एक्सरसाइज करने वाली मॉर्निंग में कुछ शाखाएं होती थी, उसमें मैंने गिनती के 5 या 10 बारी गया हूँगा. उस वक्त बहुत छोटे बच्चे थे तो ये इन टाइप की चीज़ों में मज़ा नहीं आता था, बोर हो जाते थे, खेलने का मन करता था. डिसिप्लिन बिल्ड करने वाली कोई भी चीज़ नेचुरली ही रिपल्सिव लगती थी, क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे के साथ ये होता है. मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 3री-4थी क्लास में हूँगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 7 या 8 साल, 8 या 9 साल का बच्चा. बट वो फिज़िकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको वैल्यूज़ आपके अंदर इंस्टिल करते हैं. और जो इन्होंने बात की, इन्होंने कहा पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ पर्पस, कि मतलब पर्पस ऑफ लाइफ भी एक चीज़ है और लाइफ ऑफ पर्पस भी एक चीज़ है, राइट. ये लाइफ ऑफ पर्पस कह रहे थे कि लाइफ ऐसे जीनी है जिस एक पर्पसफुल तरीके से जीनी है. अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग, गरीब लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब लोग कुछ ही होते हैं जो पैदा होते हैं और उनका अपने बारे में एक विजन होता है कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, मुझे बिल्डिंग्स डिज़ाइन करनी है, या मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे बिल्डिंग्स डिज़ाइन करनी है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे अमेजिंग म्यूजिशियन बनना है, मुझे एक हनी सिंह का गाना था ना, ग्रैमी में ले आऊँगा, ग्रैमी लेके आना है. ये बहुत कम लोग होते हैं, और और शायद ज़्यादा भी जो होते भी हैं, उनमें से भी स्कूलिंग वगैरह क्रॉस करते करते, रियलिटी से सामना होते होते ये बह जाती हैं, ये जो एस्पिरेशंस होती हैं लाइफ के थपेड़ों में. बट ज़्यादातर लोग सिर्फ इस ही
सोच में बस जी रहे हैं, मोमोज खा लेते हैं, छोले भटूरे खा लेते हैं, कोई मूवी आ गई तो उसके हिसाब के बाल सेट कर लिए या फिर कपड़े चेंज हो गए वो ले लिए। मैं देखता हूँ लाइक क्लोथिंग स्टाइल फॉर एग्जांपल, मैं देखता हूँ कि यार जो चूतिए से चूतिया ट्रेंड आ जाता है ना वेस्ट में, और उसके बाद थ्रू बॉलीवुड इंडिया में, अंधे भेड़ों की तरह हर कोई जाके वो करना शुरू कर देता है। अभी जैसे लड़कियों के लिए शायद थोड़ा सा शॉर्ट क्रॉप टॉप होता है और खुली खुली पैंटें जो होती हैं, भाई लिटरली जोकर लग रहे होते हैं। मेले में जो खुली पैंटें पहन के लकड़ी टांगे के नीचे फंसा के लंबा जोकर चल रहा होता है ना, वो लग रहे होते हैं लोग, लिटरली कार्टूनिश। पर क्योंकि ट्रेंडी है तो कर रहे हैं। कोई खुद का स्टाइल नहीं है, कोई खुद का लाइक टेस्ट नहीं है, क्लास नहीं है, कुछ नहीं है। और मेजॉरिटी यही लोग हैं। मेजॉरिटी लोग एक अंधे की तरह, जैसे एक अंधा बंदा सुरंग में चल रहा है, कुछ मतलब नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपनी पूरी लाइफ ऐसे गुजार देते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी बच्चे को बचपन में ही या किसी यंगस्टर को भी लाइफ ऑफ पर्पस इंस्पायर करने की कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है जो उसके अंदर इंस्पायर कर सके, तो सोचो उस ऑर्गेनाइजेशन की समाज के लिए क्या वैल्यू है। आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते उस वैल्यू को। जो टेंजिबल चीज़ें हैं, रेस्क्यू मिशन करना, हेल्प करना, खाने पीने में लोगों की हेल्प करना, दूसरी तरीकों से हेल्प करना, वो तो सारी अलग चीज़ें हैं। ये वैल्यू क्रिएशन जो है ना, जो ये मोरालिटी क्रिएशन है, मैं अक्सर अपने वीडियोस में जब मैं एड्रेस करता हूँ कि यार इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, तो एक साइड में जहाँ मैं कहता हूँ कि एनवायरनमेंट वगैरह की प्रॉब्लम है, इंसानों में अगर हमारे देश में बंदे कहते हैं ना कि सिविक सेंस कैसे आएगी, ये वो कैसे आएगी, भाई मोरालिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। मोरालिटी होगी, सही गलत की का एक कंपस होगा, तो अपने आप ही पता होगा कि यार ये सही है, ये गलत है। वो हमें वहां भी याद आएगा जब हम कूड़ा फेंक रहे होंगे सड़क के ऊपर, पब्लिक प्लेस पे। वो बंदा जो ट्रेन में चढ़ने के लिए कुर्सियों ट्रेन की खिड़कियों पे लात मार के खिड़की तोड़ देता है कि वो उसे बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा, सोचो कितना ज़्यादा एंटाइटल्ड फील कर रहा है। मतलब उसे चोरी जो है, उसे चोरी लगी नहीं रही। प्रॉपर्टी डैमेज करना जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसे, जो कि अल्टीमेटली जनता की प्रॉपर्टी है, उसे उसको डैमेज करने में कोई गलती लग ही नहीं रही। तो किस तरीके की सुताई होगी जब जाके इस टाइप का बंदा ठीक होगा, आप ये खुद सोचो। और किस तरीके की लैक ऑफ ट्रेनिंग रही होगी बचपन के दिनों में, जो उसका ये माइंडसेट बन गया इंसान का, समझ रहे हो? या फिर किस तरीके की बैड ट्रेनिंग होगी कि ये सोच या ये एक्शंस कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, समझ रहे हैं? तो इस टाइप के बैकग्राउंड को जब आप सोचते हो और तब आप देखते हो कि आरएसएस की क्या वैल्यू है उन लोगों के लिए जो उससे अटैच होके जिंदगी में, ये बंदा प्रधानमंत्री बन गया यार। लोग कहते हैं चाय वाले नहीं थे, कोई इनकी दुकान होगी, ये वो, ठीक है भाई, लोअर मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास मान लेते हैं। बंदा चलता 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 लोअर मिडिल क्लास का एक आम बच्चा चलता 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 फाइनली प्राइम मिनिस्टर बन गया। और एक बार तो चलो कोई जुगाड़ लगा के बना देगा, अगर आप लोग बिल्कुल ही क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं भाई। जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो ये जो चीजें होती है ना, ये पिछवाड़ा ठेल के नहीं बनते। पिछवाड़ा ठेल के बन रहे होते तो राहुल गांधी बन गए होते प्राइम मिनिस्टर। कुछ होगा बंदे के अंदर, और कुछ खास तरीके के, भगवान का जिन पे हाथ है उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन से कुछ खास ऊर्जा लेके आए होंगे यहाँ तक। तो ये जो भी लोग सोचते हैं ना कि संघी है, या जो देखो, जो तो लेफ्ट के जिनके अंदर माइंड वायरस, वोक माइंड वायरस है, उनको तो मैं गॉन केस मानता हूँ, क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल है। वो कभी खुद ही उनकी आंख खुलेगी तो खुलेगी, अवेकनिंग आएगी या एपिफनी होगी उनके आगे किसी चीज़ की, तो शायद उनको चीज़ें दिखें। जैसे कि अगेन इलॉन मस्क भी लेफ्टी था, बट डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करता था, बट दिख गया उसको क्या चूतियापा चल रहा है यार। जो रंडी रोना किया हुआ है, पूरी दुनिया की माँ भेड़ की हुई है एक, मतलब लिटरली पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो आ गया वो भी, उसको लगा कि नहीं भाई ये साइड चेंज कर ली उसने। तो ऐसे ही मुझे लगता है जो लोग अपने आप ही, जिनकी आंखें खुले और वो साइड चेंज करें, उनकी बात अलग है। मैं उन लोगों का सोचता हूँ
जो फेंस पे बैठे होते हैं और जो दोस्त बाहर फैशन में सुन के कि यार आरएसएस तो संघीय ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, वो सोचते हैं कि उनका कुछ कुछ वो नहीं होता। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर उन तक ये बात चीज़ पहुंच रही है, भाई कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। दिस पीपल आर डूइंग गॉड्स वर्क। जो हमारे देश की सरकार के पास इनफ संसाधन नहीं है, पुलिस और ये सब लाइक काउंसलर सर्विसेज देने के लिए बच्चों को, लोगों को, वो काम ये लोग करते हैं, वो वॉइड ये लोग फिल करते हैं। तो ये दे आर डूइंग गॉड्स वर्क। और एक लास्ट बात ही एड्रेस करता हूँ कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। यूनाइट फॉर व्हाट? जो कम्युनिज्म की बात कर रहे थे, कम्युनिज्म तो यार महाचूती आइडियोलॉजी है जिससे ये वो कीड़े पैदा हुए हैं, जो कि मेरी कोई छुपाई हुई वो नहीं है। मैंने एक्सप्लेन बहुत बार किया हुआ है, किसी को शौक है तो जाके मेरी कम्युनिज्म से रिलेटेड वीडियोस में देख ले। बट एक बार और एक उसका यही एग्जांपल है, उनका डायलॉग है ना, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। यूनाइट टू डू व्हाट? यूनाइट टू अटैक पीपल। ये है उनकी आइडियोलॉजी कि जिन जिन के पास जो है ना, वो उनसे छीन लो क्योंकि तुम्हारा इस पे हक है। क्यों है हक भाई? कहाँ अर्न किया था तुमने उसे? गरीब पैदा हुए थे, मजदूरी कर रहे हो। मजदूरी करके अगर तुम किसी दिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेविंग करके धीरे धीरे छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके ऊपर चढ़ गए, तब तो तुम डिजर्व करते हो वो चीज। बट तुमने जो चीज अर्न ही नहीं की, वो तुम्हारे से किसी ने कैसे कोई छीन ली? तुम डिग्निटी एज ए ह्यूमन बीइंग के साथ पैदा हुए हो, तुम्हें डिग्निटी से व्यवहार होना चाहिए। तुम्हारी जो श्रम है उसका जायज़ जो भी मार्केट रेट है उसके हिसाब से तुम्हें पैसे मिलने चाहिए। वो सारी बात वो तो मार्केट से ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। मार्केट इकोनॉमी बेस्ट चीज़ है उसके लिए। कम्युनिज्म से सिर्फ टट्टी फैली है आज तक दुनिया में। और नहीं यकीन तो मैं 36 बार एग्जांपल देता हूँ वेनेजुएला का। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है दुनिया में, सऊदी से ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। कुत्ते वाली हालत है लोगों की, ब्रेड नहीं मिलती खाने को, मारे मारे कुत्ते ऐसी हालत में एक कंट्री से दूसरी कंट्री बेचारे भाग रहे हैं। और मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, आई एम सॉरी अगर किसी को ऐसा लग रहा है। मैं उनके हालात की क्या बुरे, बेचारे की बदकिस्मती क्या है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी कंट्री से होने के बावजूद जिसके पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है पूरी दुनिया में, जिन लोगों को नहीं पता वेनेजुएला के पास, क्योंकि चूतिया लीडर है। कम्युनिज्म भेड़ चो वो करना है। सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ भाई इस चीज़ पे। तो अगेन ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है यार। इन्होंने अपनी पूरे देश की जनता की माँ भेड़ की हुई है, और सारे संसाधन होने के बावजूद भी अपने दिमाग पे जो फितूर चढ़ा हुआ है ना, उस वजह से। तो मैं इनकी घंटा रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए गाली भी जायज़ है ऐसे बंदों को। एनीवे यार, यही है आज की वीडियो।